हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। इसरो टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स पोस्ट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 23 फरवरी 2020 को जो पेपर कंडक्ट हुआ था उसके पार्ट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें हम 1 से लेकर के 26 तक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इन सभी क्वेश्चंस को डीपली डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी टेक्नीशियन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पेपर हो, इसरो हो, डीएमआरसी हो, आईओसीएल, मेट्रो, रेलवे या फिर कोई भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में पेपर होते हैं टेक्नीशियन के लिए, अगर आपकी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है तो आप हमारे हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी। ये थ्योरी मैंने खुद लिखी है और इसमें आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में ये सारी चीज़ें आपको इस थ्योरी में समझ आएंगी। और इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न पर आधारित हैं, और कुछ क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है इसमें। साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इस कोर्स से आप कैसे जुड़ सकते हैं, इसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। बाकी की जानकारी आपको इसी व्हाट्सएप पर प्राप्त होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसरो का जो सेंटर है LPSC, इस सेंटर का ये पेपर है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टेक्नीशियन बी ITI लेवल का पोस्ट होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का ये पेपर है, जिसमें 23 फरवरी 2020 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था। इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो 300 हैं और 2 घंटे इसमें आपको टाइम मिला था। जो क्वेश्चन है उसमें 75 क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम पार्ट बाई पार्ट डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम पार्ट फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं और इस पार्ट फर्स्ट में हम 1 से लेकर के 26 तक के जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इससे पहले भी हम लगभग 2 पेपर को कवर कर चुके हैं, 2 प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा सॉल्यूशन करवा चुके हैं। और भी आगे इसमें इसरो के जितने भी पेपर हुए हैं टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए, तो उन सभी का हम सॉल्यूशन कराएंगे। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें लिखा हुआ है इसरो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। तो उसमें आपको एक एक करके सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए, तो वो कोर्स भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट है, उसमें भी आप सारे क्लासेस को एक एक करके सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ये मैथ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे के सारे टेक्निकल क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये मैथ के क्वेश्चन आप खुद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और खुद से ही इसको सॉल्व कीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं मैथ के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले यहाँ का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 7th नंबर का जो क्वेश्चन मिलता है आपको वो यहाँ से टेक्निकल स्टार्ट होता है। 6 नंबर तक जो क्वेश्चन है वो नॉन टेक्निकल मैथ के क्वेश्चन है, तो वो आप खुद से कर लीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर इज, एक चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किस तरीके की प्रॉपर्टी दर्शाता है। या कहने का मतलब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको और उसमें आपसे पूछा गया है कि जो चालक है उसका प्रतिरोध किस तरीके से उसमें बिहेव करता है। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और उसकी लंबाई का सीधा अनुपाती। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक जानकारी होना चाहिए कि जो प्रतिरोध होता है वो होता है रो एल ए। यहाँ पे जो रो होता है उसको कहा जाता है रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रजिस्टिविटी भी कहते हैं इसको, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये वैल्यू जो होती है वो सभी जो भी जितने भी अलग अलग टाइप के कंडक्टर होते हैं, जैसे लोहे से अगर कोई कंडक्टर बना है तो उसका प्रतिरोधक जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा उसका अलग ये वैल्यू कांस्टेंट होगी। तांबे के लिए उसकी रजिस्टिविटी अलग कांस्टेंट वैल्यू होती है, कॉपर के लिए अलग होती है। तो ये अलग अलग मटेरियल पर डिपेंड करती है। इसके बाद जो रजिस्टेंस डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है उस जो भी कंडक्टर है उसकी लंबाई पर और उसके साथ साथ उसका जो भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। कहने का मतलब जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जैसे कोई भी तार होता है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरफ आप देख सकते हैं, जो गोल वाला हिस्सा होता है यहाँ का, उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। तो ये यहाँ पर आप इस फॉर्मूले से देखेंगे कि जो आपका रजिस्टेंस है वो लंबाई के सीधे सीधे समानुपाती होता है।
जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, मैंने यहाँ पे अलग से इसको लिख दिया है ताकि और अच्छे से आप क्लियरली इसको समझ पाएँ इस कॉन्सेप्ट को। जो आपका फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले में अगर हम इसको चाहें तो R समानुपाती L अपॉन A भी लिख सकते हैं। यानी कि जो समानुपाती होता है उसको अगर हम हटाते हैं तो फिर बराबर में रो आ जाता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो R है वो सीधे सीधे यहाँ पे समानुपाती है L के, और जो R है वो 1/A, यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि ये बटे में है। तो अगर हम इसको और अच्छे से आसान भाषा में समझें तो इसको ये कहा जा सकता है कि जो R होता है वो जो भी पदार्थ होता है, जो भी मटेरियल होता है, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, और यहाँ पे जो उस पदार्थ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है, कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हम इसके स्टेटमेंट को देखते हैं और समझते हैं कि क्या इसका सही आंसर होगा। पहले में कहा गया है कि उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उसकी लंबाई जो है वो सीधा समानुपाती है। इसका मतलब पहले ऑप्शन में ये कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है क्या वो समानुपाती L A के इस तरीके से होता है? नहीं, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो आंसर था वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि यहाँ पर R समानुपाती L अपॉन में A होना चाहिए, जबकि पहले ऑप्शन में कुछ इस तरीके की बात की गई है, यानी कि ये वाला पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। दूसरे में कहा गया है कि उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या? तो दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं, यानी कि दूसरे ऑप्शन को समझते हैं। उसमें कहा गया है कि क्या जो R है वो समानुपाती होगा 1/L इंटू A के, कुछ इस तरीके की बात की गई है दूसरे में। तो ये भी नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनली होता है वो तो कुछ इस तरीके से होता है L अपॉन A, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये वाला नहीं होगा, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरे में कहा गया है कि उसकी लंबाई के सीधे समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। इस बात को समझिएगा कि उसकी लंबाई के सीधे सीधे समानुपाती कह रहा है वो, जैसे कि वो कह रहा है कि R के सीधे सीधे समानुपाती, और फिर कह रहा है कि उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि R के अगर इसको व्युत्क्रमानुपाती में लिखेंगे तो इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे। अब ये अगर आप देखेंगे तो ये हमारे जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी इसका प्रिंसिपल होता है उस पर पूरा फिट हो रहा है, कुछ इस तरीके से R समानुपाती L/A। तो यानी कि इसका क्या आंसर होगा? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है कि जब 1 एम्पियर के विद्युत प्रवाह को 10 ओम के रेजिस्टेंस में 5 मिनट तक प्रवाहित किया जाता है, तो इस समय में प्रतिरोध के किसी भी भाग में प्रवाहित कुल आवेशों की संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया गया है कि कोई भी हमारा कंडक्टर है उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और कितने टाइम तक हो रही है? ये 5 मिनट जो समय है उस टाइम तक फ्लो हो रही है। तो इस समय आपको प्रतिरोध के किसी भी हिस्से में जो आवेश, जो भी चार्ज फ्लो हो रहे हैं उनकी संख्या बतानी है। आप एक फॉर्मूले को जानते होंगे कि Q वो होता है, Q बराबर IT होता है। यहाँ पर Q क्या है? Q का मतलब है कि जितने भी उसमें आवेश प्रवाहित हो रहे हैं उनकी संख्या। I का मतलब क्या है? यहाँ पे जो भी करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू, और T का मतलब क्या है कि जितने समय तक वो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू। क्या आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कहीं पर R का उपयोग होना है? यहाँ पर आप देखेंगे क्या कहीं पर भी R की ज़रूरत है? तो नहीं है। इसका मतलब हमें इस R की वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमारा जो फॉर्मूला Q बराबर IT होता है उसमें हम इसकी वैल्यू को रख देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि आपका जो भी Q बराबर IT था वो फॉर्मूला लिया। उसके बाद आपको पता है कि क्वेश्चन में कहा गया था कि 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो इसके बाद 1 एम्पियर आपने करंट रख दी। उसके बाद क्वेश्चन में कहा था कि 5 मिनट तक ही फ्लो हो रही है, तो 5 यहाँ पे रखेंगे। अब ये जो वैल्यू है मिनट में है, इसको आपको सेकेंड में बदलना है, क्योंकि जितने भी राशियाँ होती हैं, जितनी भी क्वान्टिटी होती हैं, उन सभी को एक ही जो भी सिस्टम होता है, मेजरमेंट सिस्टम होता है, उसमें लाना पड़ता है। तो जो एम्पियर की वैल्यू होती है, जो भी आपकी जो कूलाम होता है वो SI सिस्टम के पार्ट में आता है, जबकि मिनट यहाँ पे SI में नहीं आता है, वो सेकंड आना चाहिए वहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, इस 5 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। सेकंड में चेंज करने के लिए यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब आप इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर बन के आएगा वो 300 कूलाम इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा 300 कूलाम, यानी कि बी ऑप्शन निकल के आया। यहाँ पे बी ऑप्शन में कहा गया है 300 कूलाम, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एक सर्किट का कुछ इस तरीके का एक डायग्राम दिया गया है। उसमें आपसे कहा गया है कि जो भी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है
वो उसकी वैल्यू 10 ओम है और इसमें जो आर है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक एंड तक जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू बन रही है, इन सभी रेजिस्टेंसों को जोड़ करके उसकी आर इक्विवेलेंट उसकी वैल्यू कितनी है, 10 ओम यहाँ पे दी गई है और इसमें से आपको आर की वैल्यू को दिखाना है, इस आर वाली वैल्यू को निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से सर्किट को ड्रॉ कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है कि इतने पहले आप इतने पार्ट को ध्यान से देखेंगे जितने को मैंने यहाँ पे ब्लॉक में बंद कर दिया है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो दो रेजिस्टेंस 8 ओम के जो दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं वो पैरेलली कनेक्ट है। पैरेलली का मतलब कि वो समानांतर क्रम में कनेक्ट है। थोड़ी देर के लिए इस रेजिस्टेंस को आप भूल जाइए, सिर्फ इतने को देखिए जितने को मैंने बॉक्स में बंद किया हुआ है। तो इसका अगर आप रेजिस्टेंस निकालेंगे और इसके मैंने मान लिया है कि ये जो भी दोनों रेजिस्टेंस हैं इन दोनों का जुड़ करके, यानी कि जो भी इनका कॉम्बिनेशन होगा उसके बाद जो इनका फाइनल जो भी रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू RT हमने इस तरीके से मान ली है। आप एक फार्मूला जानते होंगे कि जब दोनों रेजिस्टेंसों को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है तो उसके लिए क्या करना होता है, 1/RT, यानी कि 1/RT। यहाँ पे मैंने RT अपने तरफ से लिख दिया है क्योंकि हम पहले इतनी वैल्यू निकाल रहे हैं, अभी हम फाइनल वैल्यू नहीं निकाल रहे, अभी सिर्फ हम इतनी वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए मैंने इसको RT मान लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि जितने भी वहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं। तो 1/RT हो जाएगा, इसके बाद 1/8 इस तरीके से और 1/8 इस तरीके से हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि 1/RT और यहाँ पे बराबर 8 आपका LCM आ जाएगा, उसके बाद 1 यहाँ और 1 यहाँ, कुछ इस तरीके से। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 1/RT बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। और इसके बाद जब इसको पलटेंगे यानी कि आपका आया 1/RT बराबर 2/8। जब आप इसको RT बनाएंगे, RT बराबर करेंगे, अभी तो 1 में है, जब इसको बराबर में करेंगे तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और जब इससे कैंसिल होगा तो यहाँ पे RT की वैल्यू आएगी आपकी 4। कहने का मतलब ये है कि अभी आपका जो इतना वाला पार्ट है वो कैलकुलेट होके जो यहाँ पे हमने RT माना उसकी वैल्यू 4 आ गई है। तो अब आप देखेंगे कि इसका सर्किट जो है वो कुछ इस तरीके से भी बन जाएगा, यानी कि इस तरीके से। ये हमने RT को अभी निकाला और ये R तो यहाँ दिया ही हुआ है, तो RT बराबर अभी हमने 4 निकाला और यहाँ पे R को आपको ज्ञात करना है। तो अब क्या देखा आपने कि जो हमारा रेजिस्टेंस बना वो कुछ इस तरीके के बन गया। अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है वो सीरीज में है। सीरीज का मतलब कि वो एक श्रेणी क्रम में कॉम्बिनेशन है। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं हम कि जो भी रेजिस्टेंस होते हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे हम R इक्विवेलेंट रखेंगे और RT प्लस R, यानी कि पहला रेजिस्टेंस उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस, इसके बाद इनकी वैल्यू रखेंगे। हमें क्वेश्चन में बताया था कि R इक्विवेलेंट जो था, समतुल्य रेजिस्टेंस जो था, उसकी वैल्यू 10 ओम थी और RT की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है वो 4 ओम थी और R की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा जो R का वैल्यू आएगा वो 6 ओम इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो 6 ओम, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि EMF अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ algebraic sum of the voltage drop the EMF in any closed loop network is। आपने जो किरचॉफ है उनके दो नियम के बारे में सुना होगा, एक को KCL कहते हैं और एक को हम KVL कहते हैं, KVL कुछ इस तरीके से। हम क्या करेंगे, जब बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ेंगे तब इनको बहुत डीप से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझिएगा, जो KCL लॉ होता है उसमें किरचॉफ ने कहा था कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली जितनी भी करंट होती है या उस जंक्शन से जाने वाली जितनी भी करंट होती हैं उनका जो अलजेब्रिक सम होता है, उनका जो बीजगणितीय योग होता है वो सम होता है। ये तो कहा था उन्होंने करंट लॉ के बारे में, करंट लॉ यानी कि KCL के बारे में। जबकि यहाँ पे पूछा गया है आपको KVL के बारे में। KVL ये वोल्टेज लॉ है और वोल्टेज लॉ क्या होता है कि ये एक किसी भी क्लोज नेटवर्क के बारे में इसमें बात की गई है। उन्होंने कहा था जब एक क्लोज नेटवर्क को हम सॉल्व करते हैं कि उसमें कहाँ पर कितनी करंट फ्लो हो रही है तो उसके लिए हमें KVL की ज़रूरत होती है। और इनके KVL लॉ में ये कहा गया है इनके द्वारा कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप एंड द EMF इज एनी क्लोज, जो भी लूप नेटवर्क है उसमें जो इनका सम होगा, जो भी हमने वहाँ पे वोल्टेज लगाया हुआ है, सोर्स वोल्टेज सोर्स लगाया हो, उसका जो EMF होगा और उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका जो भी बीजगणितीय सम होगा
उसकी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे ये इनका फॉर्म जो भी लॉ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो आप परेशान मत हो, केवीएल और केसीएल को हम बहुत जल्दी करवाने वाले हैं। जब हमारी टेक्नीशियन की जो भी क्लास चल रही है उसमें जो हम कोर्स करवा रहे हैं उसमें आपको बता रहे हैं। साथ साथ जो पीडीएफ कोर्स है उसमें भी हम ये कोर्स लगभग होने की संभावना है, बहुत जल्दी ये टॉपिक हम उसमें कवर करवाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ आपके पास यहाँ पे कैपेसिटर दिए हुए हैं और C1, C2 और C3 सभी कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो 3 माइक्रो फैराडे है। इसमें आपको इसका इक्विवेलेंट निकालना है, यानी कि अगर इसको इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये सर्किट जो भी आपका इसमें इक्विवेलेंट इसका कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, आपको ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का सर्किट हमें यहाँ पे दिया गया था, ये वाला सर्किट हमें दिया गया था। अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखेंगे तो मैंने इस सर्किट को इस तरीके से बना दिया है। क्या ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन सकता है? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल हाँ, ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन सकता है। अब आप देखेंगे कि ये सर्किट किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, यानी कि इसका जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके का है। क्या ये सीरीज़ में कॉम्बिनेशन है या फिर ये पैरेलली कनेक्ट है। सीरीज़ में अगर कॉम्बिनेशन होता है तो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, और पैरेलली कॉम्बिनेशन होता है तो कुछ इस तरीके का होता है, यानी कि ये सभी के सभी समानांतर क्रम में कनेक्ट हैं। और जब भी कोई कैपेसिटर समानांतर क्रम में कनेक्ट होता है तो उसका जो इक्विवेलेंट निकलता है वो उन सभी का योग होता है, कुछ इस तरीके से। जो फॉर्मूला आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कैपेसिटर के लिए है, C इक्विवेलेंट बराबर C1 + C2 + C3। आपको पता है कि सभी की वैल्यू 3 माइक्रो फैराडे दी गई थी। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे 3 3 3 इस तरीके से, तो आपका जो आंसर आएगा वो 9 माइक्रो फैराडे। यहाँ पे 9 माइक्रो फैराडे इज़ द राइट आंसर आएगा। तो कुछ इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यहाँ पर सी ऑप्शन में कहा गया है, 9 माइक्रो फैराडे इज़ द राइट आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें कहा गया है कि एक सर्किट आपको दिखाया गया है जो कि आप ये देख सकते हैं, और इस सर्किट में आपको वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू दी गई है वो 20 वोल्ट दी गई है, और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है वो 10 किलो ओम दी गई है, 10 किलो ओम। और आपसे कहा कि जो डी में डायोड लगा है वो एक सिलिकॉन डायोड है। और इसके बाद आपसे ये पूछा है कि इस सर्किट का जो भी सर्कुलेटिंग करंट होगा, इसके अंदर जो भी करंट फ्लो होगी उसकी वैल्यू आपको बतानी है, यानी कि उस करंट की वैल्यू आपसे पूछी गई है इस क्वेश्चन में। तो आपको करना क्या है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपसे कहा है कि यहाँ पर एक सिलिकॉन डायोड दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो सिलिकॉन का डायोड होता है उसका जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है। ये वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है, यानी कि आपने किसी भी डायोड में किसी भी एलिमेंट में अगर आप जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो कुछ वोल्टेज को ख़त्म कर देता है। क्यों ख़त्म कर देता है? क्योंकि उसके अंदर खुद का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसके अंदर कुछ ना खुद भी प्रतिरोध होता है, और इसी प्रतिरोध की वजह से उस वोल्टेज को कम कर देता है, इसीलिए उसको वोल्टेज ड्रॉप कहा जाता है। ये सिलिकॉन 0.7 वोल्ट क्यों होता है, कैसे पता चला इसका कि ये 0.7 वोल्ट होता है? तो मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको क्लास ली थी, उसमें आपको बताया था सिलिकॉन और जो भी जर्मेनियम है उसके पोटेंशियल बैरियर के बारे में आपको पढ़ाया था, और वहाँ पे आपको कहा था कि पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है। तो अगर आपने वो क्लास ली होगी तो आपको ये बातें अभी तक यहाँ पर याद होंगी। सिलिकॉन के लिए अगर ये देखो, स्पेशली इसने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि ये सिलिकॉन का डायोड है। सिलिकॉन के लिए ये जो होती है वैल्यू वोल्टेज ड्रॉप, जो भी पोटेंशियल बैरियर होता है उसी को वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, और इसकी वैल्यू 0.7 होती है। अगर यही आपको जर्मेनियम से पूछे, मान लो अगर यहाँ पे जर्मेनियम कह दे, बाई चांस आपका जो भी पेपर होगा कभी भी अगर वहाँ पे जर्मेनियम आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि उसके लिए 0.2 से 0.3 के बीच होता है। तो आप कोई भी एक वैल्यू लेके उसके आसपास का आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो भी आपका सर्किट था उसको ड्रॉ कर लिया है। आपसे बताया था कि 20 वोल्ट का यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, उसके अलावा यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो 10 किलो ओम है। अब ये किलो ओम में है तो इसको हम ओम में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है कि जो किलो की वैल्यू होती है जब उसे हम नॉर्मली कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए 10⁻³ को यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे सिलिकॉन जो डायोड है उसका जो भी पोटेंशियल बैरियर होता है, या फिर उसको हम वोल्टेज ड्रॉप भी कह सकते हैं, तो उसकी वैल्यू होती है 0.7। ये वैल्यू फिक्स होती है। अब आप जानते हैं कि ओम का जो लॉ होता है उसके अनुसार V = IR होता है, और हमें यहाँ पे I की वैल्यू निकालनी है। तो इसलिए इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस फॉर्मूले को
को कुछ इस तरीके से बना लेंगे, I बराबर V अपॉन R। अब यहाँ पे B दिया गया है, B क्या है, तो देखिए कोई भी यहाँ पे आपका 20 वोल्ट का जो सोर्स था वो यहाँ पर के जाकर के कुछ ख़त्म, यहाँ पे कुछ कम हो गया, तो इसके लिए टोटल जो आपका वोल्टेज बचेगा वो कितना बचेगा, जो भी कंप्लीट वोल्टेज था उसमें से वोल्टेज ड्रॉप को आपको कम करना होगा। तो यहाँ पे बी एस वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज और बी डी यानी कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो भी हुआ है उसके उसके यहाँ पे नीचे आप बटे में आर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर दिया हुआ है। इसके बाद आप वैल्यू को रखेंगे, उसको घटाएंगे, घटाने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.93 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पियर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आया वो यहाँ देख सकते हैं आप, सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसमें कहा गया है कि शॉटकी डायोड के बारे में कुछ आपसे इसकी क्वालिटी के बारे में पूछा गया है, या शॉटकी डायोड के कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं उसके बारे में पूछा गया है। पहले ऑप्शन में कहा गया है कि इसमें क्या सेमीकंडक्टर टू सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है, या दूसरे में कहा गया है कि क्या इसमें सेमीकंडक्टर टू मेटल जंक्शन होता है, तीसरे ऑप्शन में कहा गया है कि मेटल टू मेटल जंक्शन होता है, या फिर फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि सेमीकंडक्टर टू डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जंक्शन होता है। शॉटकी डायोड होता क्या है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। शॉटकी डायोड क्या है, एक ऐसा डायोड होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक तरफ हम किसी मेटल को जोड़ेंगे इसके जंक्शन बनाने के लिए, यानी कि एक्चुअली इसमें जंक्शन तो बनता नहीं है, जब मैंने आपको क्लास ली थी उस टाइम पे बताया था। तो क्या करेंगे कि दो डिफरेंट टाइप के लिए क्या करेंगे, एक तरफ पे हम कोई भी टाइप का, यहाँ पे पी टाइप या एन टाइप का एक सेमीकंडक्टर जोड़ेंगे, और इस तरफ कोई भी मेटेलिक जो भी कंडक्टर होता है उसको जोड़ा जाएगा यहाँ पे, यानी कि किसी भी धातु को जोड़ेंगे। और यहाँ पे अधिकतर हम कौन सी धातु को जोड़ते हैं, जिसकी सबसे अच्छी कंडक्टिविटी होती है, चाहे वो गोल्ड हो या प्लेटिनम हो या फिर जो भी सिल्वर होता है यानी कि चांदी होती है उसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है इसका, यहाँ पे ये पूछा गया कि जंक्शन क्या होता है। तो अभी आपको बताया कि जो शॉटकी डायोड होता है उसका जो जंक्शन है वो या तो यहाँ पे एक मेटल होती है और यहाँ पे होता है सेमीकंडक्टर, यानी कि जो जंक्शन बनेगा वो मेटल या सेमीकंडक्टर के बीच बनता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेटल और सेमीकंडक्टर की बात बी ऑप्शन में कही गई है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। शॉटकी डायोड के बारे में एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, अगर इसका सिंबल आपसे पूछा जाए तो कुछ इस तरीके का सिंबल होता है, और इस सिंबल को इस तरीके से आप देख सकते हैं। शॉटकी डायोड का उपयोग कहाँ होता है, तो जहाँ पर फास्ट स्विचिंग करनी होती है या फिर जो भी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करने होते हैं या उनको बनाने के लिए शॉटकी डायोड का उपयोग किया जाता है। इसको आप सिंबल को कैसे याद रखें, तो नॉर्मली आपने एस जो है उसको जाना होगा, एस जो है कुछ शॉटकी में एस स्टार्ट होता है इसलिए एस इस तरीके से बनता है, और यहाँ पे भी आप ध्यान से देखेंगे तो ये एस से मिलती जुलती आकृति यहाँ पे दिख रही होगी आपको। और नॉर्मली जो डायोड का सिंबल होता है उसके पीछे हमें एक ट्राइंगल तो बनाना ही होता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है आपसे कि यदि अल्फ़ा की वैल्यू 0.99 है तो किसी भी बाईपोलर जो जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसमें आपको बीटा की वैल्यू पूछी गई है। अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है, बीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बीटा होता है उसकी फॉर्मूला होता है अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू में हम इसको रखेंगे और उसके बाद इसका आंसर निकालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो अल्फ़ा बराबर दिया था 0.99 और ये फॉर्मूला होता है अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, इसकी वैल्यू को रखेंगे 0.99 और 1 में से 0.99 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 0.01 और ये इस दशमलव से ये दशमलव निकल जाएगा, तो फिर इसके बाद यहाँ पे 99 जो होगा वो आंसर होगा। आप कहेंगे क्या यहाँ पे कोई यूनिट लगेगी, तो यूनिट कोई भी यहाँ पे नहीं लगेगी, ये एक रेशियो होता है, ये यूनिट लेस वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जो आपका अभी आंसर आया वो आया 99। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें कहा गया है कि क्रमशः P और N प्रकार के अर्धचालक को बनाने के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो P टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर बनाने होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसमें जो भी हमारा शुद्ध प्रकार यानी कि प्योर जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाते हैं। कहने का मतलब त्रिसंयोजी जो भी अशुद्धि है उसको मिलाया जाता है। ये मैंने आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से कवर करवाया है और साथ ही साथ वहाँ पे भी बताया था कि ये क्वेश्चन ज़रूर बन के आता है आपके एग्ज़ाम में। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इनको अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा।
तो पी टाइप के लिए हम क्या करेंगे, ट्राईवैलेंट जो इम्प्योरिटी हैं उसमें मिलाते हैं। तो इसके लिए कौन कौन सी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी होती हैं? ट्राईवैलेंट का मतलब कि ऐसे मटेरियल, ऐसे पदार्थ जिनका जो अंतिम कक्षा होती है, अगर उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसको हम ट्राईवैलेंट कहते हैं, यानी कि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। तो इसके लिए हम क्या क्या मिलाते हैं? इसके लिए हम बोरॉन को मिलाते हैं, या फिर एल्यूमिनियम को मिलाते हैं, या फिर इंडियम को मिलाते हैं। ये तो होते हैं आपके ट्राईवैलेंट 3, ठीक है। इसके बाद अगर जब n प्रकार का अर्धचालक बनाना होता है तो उसके लिए हम पंच संयोजी तत्व यानी कि पेंटावैलेंट जो भी इम्प्योरिटी होती हैं उनको मिलाते हैं। तो पेंटावैलेंट का मतलब क्या हुआ कि ऐसे मटेरियल जिनके परमाणु संरचना को अगर आप देखेंगे तो उनकी जो अंतिम कक्षा होगी, सबसे बाहर वाली कक्षा होगी, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हम जो भी यूज़ करते हैं जब भी n प्रकार के अर्धचालकों को बनाने के लिए, तो उस टाइम पे हम क्या क्या यूज़ करते हैं? या तो एंटीमनी यूज़ करते हैं, या फिर आर्सेनिक यूज़ करते हैं, या फिर यहाँ पे फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं। ये इस तरीके से, और बेसिकली अधिकतर इन्हीं चीज़ों का यूज़ किया जाता है, और इनको आप नोट कर लीजिएगा एक जगह, क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। पेंटावैलेंट में ट्राईवैलेंट में अगर आप देखेंगे तो बोरॉन हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, इंडियम हो जाएगा। पेंटावैलेंट में देखेंगे तो ये आपका एंटीमनी हो जाएगा, इस तरीके से ये आर्सेनिक हो जाएगा, ये फास्फोरस हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये फास्फोरस है। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको ये सारी की चीज़ें बताई। तो सबसे पहले पी टाइप में देखते हैं। तो पी टाइप में हम क्या मिलाते हैं? क्या आर्सेनिक मिलाते हैं? नहीं, पी टाइप में हम आर्सेनिक नहीं मिलाते। फिर क्या फास्फोरस मिलाते हैं? नहीं, फास्फोरस भी नहीं मिलाते हैं। फिर क्या यहाँ पे आप इसमें क्या एंटीमनी मिलाते हैं? तो एंटीमनी भी नहीं मिलाते हैं। यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चन को। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये जो आर्सेनिक है, जो भी आपका फॉस्फोरस है, जो भी आपका एंटीमनी है, ये सभी पेंटावैलेंट हैं, जबकि ट्राईवैलेंट मिलाते हैं पी टाइप में। स्टार्टिंग में पी दिया है ना। तो इसके बाद आप देखेंगे कि क्या फिर इसमें गैलियम मिलाते हैं? गैलियम भी नहीं मिलाते, क्योंकि गैलियम जो होता है वो भी पंच संयोजी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोरॉन मिलाते हैं? तो बोरॉन यहाँ पे ज़रूर मिलाते हैं हम, सॉरी, यहाँ पर आपका, हाँ, यहाँ पे पी टाइप का पूछा गया है, तो स्टार्टिंग में आपको पी वाला पूछा गया है। तो क्या आप इसमें इंडियम मिलाते हैं? ये तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट होके अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये पहले पी टाइप में पूछा गया। तो क्या पी टाइप में आप इंडियम को मिलाते हैं? तो ये भी आपका इंडियम जो है वो, हाँ, इंडियम जो होता है वो ट्राईवैलेंट में आता है। उसके बाद यहाँ पे आर्सेनिक दिया गया है, जो कि एन टाइप के लिए पूछा है। तो अभी आपको बताया कि जो आर्सेनिक होता है वो पेंटावैलेंट होता है। तो सेकंड में यहाँ पे आर्सेनिक फिट बैठ रहा है, और पहले में यहाँ पे इंडियम फिट बैठ रहा है। तो इसलिए जो आपका आंसर होगा वो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। और मैंने अभी तक जितने भी यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया है बच्चों को, तो ये क्वेश्चन बहुत बार ही पूछा जाता है। तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इज गिवन बाई। जो भी इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टर का आपको बताना है, उसका फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होता है वो ए ऑप्शन 2πfl इज द राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है आपसे कि जो कैपेसिटर है, अगर कोई किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो C है और वोल्टेज अगर V है, तो उसमें जो भी एनर्जी स्टोर होगी उसके लिए कौन सा यहाँ पे कॉम्बिनेशन, या जो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा है उसमें क्या सही होगा। तो यहाँ पे इन्होंने दो फॉर्मूले का यूज़ किया है। आप जानते होंगे Q बराबर C भी होता है, यानी कि जो चार्ज है वो उसकी कैपेसिटी और उसके वोल्टेज के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। किसी भी कैपेसिटर की बात कर रहे हैं हम, कैपेसिटर हम बहुत ही डिटेल से पढ़ाएंगे जब आपकी जो भी क्रैश कोर्स वाली क्लास है उसमें जब बेसिक इलेक्ट्रिकल को शुरू करेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें बताई जाएंगी, एक एक चीज़ को क्लियर किया जाएगा। तो जो कैपेसिटर, जो भी आपका कैपेसिटर का स्टोर होता है, जो भी उसमें चार्ज होता है, वो कैपेसिटी और उसके वोल्टेज के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है E बराबर क्यू वी। इसका मतलब क्या है कि जो भी कैपेसिटर की एनर्जी होती है, यहाँ पे E बराबर वो उसके चार्ज और उसके जो भी वोल्टेज है उसके मल्टीप्लाई के बराबर होते हैं। अब आप क्या करेंगे कि E बराबर, यहाँ पे आपने देखा Q है, और Q का अभी मैंने आपको बताया कि Q बराबर होता है CV। तो यहाँ पे एक B और बचा हुआ है, तो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे देख पाएंगे कि ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, सॉरी, यहाँ पर जो E है उसकी वैल्यू यहाँ पे QV/2 होता है, ये फॉर्मूला QV/2। तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका E बराबर CB²/2, ठीक है, कुछ इस तरीके से E बराबर CB²/2। तो ये देखेंगे, ये आपका कहाँ पे है, सी ऑप्शन में यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है आपका। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं
क्वेश्चन में कहा गया है कि एक माध्यम में रखे दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच का बल है। आपसे यहाँ पे कोई दो चुंबक के ध्रुव हैं, उनको किसी भी माध्यम में रखा गया है, तो ये पूछा गया है कि उनके बीच जो बल लग रहा है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। आप इसका एक फार्मूला जानते होंगे। फार्मूला क्या होता है, F समानुपाती m2 अपॉन डी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर चलिए इस फार्मूले को थोड़ा और यहाँ पे लिखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो आपको। F समानुपाती m2 और डी स्क्वायर। m क्या है, m का मतलब है कि पहला जो चुंबक है उसका यहाँ पे मैग्नेट, दूसरा चुंबक है उसका मैग्नेट, और जो यहाँ पे d है उसका मतलब क्या हुआ कि ये उनकी बीच की दूरी है। यहाँ पे पहले ऑप्शन में कहा गया है क्या उनके दोनों के बीच की दूरी का सीधा अनुपाती, यानी कि क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या F समानुपाती डी स्क्वायर होता है, जबकि यहाँ पे तो बटे में है, यानी कि ये होना चाहिए F समानुपाती 1/d स्क्वायर। हमारे फॉर्मूले के अनुसार ऐसा होना चाहिए, लेकिन पहले ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन कहा गया है, तो क्या ये चीज़ सही है? नहीं सही है, ये चीज़ गलत है। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरे ऑप्शन में कहा गया है कि दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का समानुपाती, यानी कि यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे वर्ग नहीं दिया था, इस तरीके से वर्ग नहीं दिया था, तो पहले कहा था तब भी ये ऑप्शन गलत है पहला वाला, और दूसरे में कह दिया है कि ये वर्ग में है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरे ऑप्शन में कहा गया है कि दोनों के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि कहा क्या ये F बराबर 1/d होता है? नहीं, यहाँ पे वर्ग भी होना चाहिए, जबकि तीसरे ऑप्शन में सिर्फ इतना कहा गया है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। चौथे ऑप्शन में कहा गया है कि दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/d स्क्वायर। क्या ये चीज़ सही है? तो अभी आप देखेंगे कि ये चीज़ जो है ये फॉर्मूले से बिल्कुल फिट बैठती है, तो इस तरीके से डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक चुंबकीय सामग्री की छड़ को, जो कि HA/m की शक्ति के साथ चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, छड़ में b टेस्ला की चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पैदा होती है, तो छड़ की आपको निरपेक्ष पारगम्यता बतानी है, यानी कि आपसे इसकी जो भी छड़ है उसकी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी को आपको बताना है। इसकी क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा? तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी पदार्थ जो होता है अगर उसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय जो फ्लक्स घनत्व होता है, जो भी उस इतने स्थान का चुंबकीय फ्लक्स का जो घनत्व होगा वो, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B से डिनोट करते हैं वो, और उसके साथ साथ जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है वहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि उसको H कहते हैं, इसका जो रेशियो होता है उसी को एब्सोल्यूट परमेबिलिटी कहा जाता है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो B/H, यानी C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है उसको किस तरीके से दर्शाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे पेपर में देखा है, और इस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल कभी मत भूलना, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है उसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर में उसको डिनोट किया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर है, उसकी जो प्राइमरी कॉइल है उस पर जो टर्न्स है, यानी कि जो भी उस पर कॉइल लपेटी गई है उसकी जो टर्न्स हैं उसकी संख्या 200 है, और सेकेंडरी जो टर्न है उसकी संख्या जो है 20 है। तो आपसे कहा गया है कि इसमें 500 वोल्ट जो है पहली, यानी कि प्राइमरी कॉइल में इसमें 500 वोल्ट अगर हम अप्लाई करते हैं तो सेकेंडरी जो भी इसकी कॉइल है उस पर कितना वोल्ट आपको मिलेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि NP/NS, यहाँ पे आप देख सकते हैं NP का मतलब क्या है कि जो प्राइमरी कॉइल में जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसकी बात की गई है। NS क्या है यहाँ पे कि जो भी सेकेंडरी कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कहा गया। इसके अलावा EP क्या है, यानी कि जो प्राइमरी वोल्टेज है, यानी कि प्राइमरी कॉइल पर जो वोल्टेज है उसकी बात की गई है। और ES क्या है, यानी कि सेकेंडरी जो कॉइल है उसके वोल्टेज की बात की गई है। तो इस फॉर्मूले को आप कुछ इस तरीके भी देख सकते हैं कि IS/IP, ये फॉर्मूला कुछ पूरा का पूरा इतना होता है, ठीक है, इतना होता है। तो यहाँ पे अभी हमें सिर्फ इतने की ज़रूरत है,
ठीक है, इतने फार्मूले की ज़रूरत है। तो कभी अगर आपसे इस तरीके की वैल्यू भी आपसे पूछ ले कि सेकेंडरी कॉइल में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये फार्मूला गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ध्यान से देख लेना, पहले वाले में यहाँ पे सेकेंडरी का वोल्टेज रखते हैं और नीचे वाले में यहाँ पे प्राइमरी का जो भी करंट है सॉरी उसको रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमें इतने ही फार्मूले की ज़रूरत है। और पहले क्वेश्चन में कहा गया था कि पहली जो कॉइल है उसमें 200 टर्न्स हैं, सेकेंडरी कॉइल में 20 टर्न्स हैं, उनको हम रखेंगे। और यहाँ पे फर्स्ट जो भी वोल्टेज लग रहा था वो 500 वोल्ट लग रहा था। सेकेंडरी जो कॉइल है उस पर हमें वोल्टेज को ज्ञात करना था। इसका आप इस तरीके से त्रियक गुणा करेंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे तो ES में 200 का मल्टीप्लाई होगा और 500 यहाँ पे 20 हो जाएगा। ES यहाँ पे हो जाएगा 500 इंटू 20/200 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, इसको जब इस यहाँ से काटेंगे तो 200 से ये कट जाएगा और 200 यहाँ पे 10 कट जाएगा। फिर इसके बाद आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 50 वोल्ट आपका सेकेंडरी जो भी कॉइल है उस पर वोल्टेज आपको मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर अभी अभी हमने कैलकुलेट किया वो क्या, 50 वोल्ट, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें कहा गया है कि घूर्णन करती मशीनों के क्रोड न्यूनतम मोटाई के लेमिनेशन से बनती हैं, मुख्यतः इसकी क्षति को कम करने के लिए। आपने देखा होगा कि जो आपने कभी पंखे को देखा होगा या पढ़ा होगा या कभी किसी ट्रांसफार्मर को देखा होगा तो जो भी कॉइल जो उसमें लिपटी हुई होती है वो उसमें जो प्लेट होती हैं उनको क्या करते हैं, बहुत ही नरम लोहे से बनाया जाता है और उनको लेमिनेट किया जाता है। बहुत पतली पतली प्लेट बनाएंगे और सबको एक दूसरे के ऊपर चिपकाएंगे। क्या कभी आपने सोचा कि इसको हम इस तरीके से क्यों बना रहे हैं, एक ठोस आकार की ही आकृति क्यों नहीं ले लेते हैं, एक ठोस लोहा ले लेते हैं उस पर ही लपेट देते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते? ऐसा इसलिए नहीं किया जाता है, यानी कि इसका मतलब ये है ऐसा इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इसमें एडी करंट फ्लो होती है। एडी करंट का मतलब है कि विद्युत जो धारा है वो भंवर धारा फ्लो होती है और जब एक सॉलिड पार्ट में भंवर धारा फ्लो होती है तो उसकी वजह से लॉस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लॉस का मतलब है कि जो हमारी एनर्जी है वो बेकार चली जाएगी, वो हीट में जनरेट हो जाएगी और वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो इसी लॉस से बचने के लिए क्या करते हैं कि जो भी आपका ट्रांसफार्मर है या जो भी आपने पंखे को देखा होगा उसका जो क्रोड है उसको हम बहुत पतली पत्ती को बनाते हैं, उसको नरम लोहे से एक दूसरे की ओर लेमिनेट कर दिया जाता है, यानी कि एक दूसरे पे चिपका दिया जाता है। तो ये क्यों करते हैं, इसको एडी करंट लॉस को रोकने के लिए, भंवर धारा हानियाँ को रोकने के लिए। अभी सिर्फ आप इस टॉपिक के बारे में सिर्फ इतना समझिए। इसके बाद जब बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाएंगे तो उस टाइम पे आपको इन सभी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से डीपली आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि कैसे ये क्या होता है, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा गया है कि बाह्य अनुप्रयुक्त फील्ड की अनुपस्थिति में एक पदार्थ के चुंबकीय मोमेंट एक समान दिशा में है और समान परिमाण में है। जिस गुण के कारण ये जो है क्रमिक होते हैं इसे क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आप भी आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसमें कहा गया है कि जो भी अगर किसी एक ऐसे पदार्थ को लेते हैं हम जिसमें क्या है कि बाहर से कोई हमने मैग्नेट फील्ड नहीं लगाया है, ठीक है, उसमें क्या है कि उसके अंदर के जो अणु हैं वो एक मोमेंट जो भी उसको कहते हैं हम एक समान दिशा में है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है और उसके साथ साथ इनमें एक पर्टिकुलर जो भी इनका परिमाण है या जो इसका मैग्नीट्यूड है वो है। तो ये किस प्रॉपर्टी में होता है, यानी कि ये किस प्रकार के मटेरियल्स में ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ऑप्शन के अनुसार अगर आप देखेंगे इसको तो आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे बेसिकली आपसे मैग्नेट के बारे में क्वेश्चन किया गया है। ये थोड़ा सा ब्लर जो है वो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे समझ लेंगे आई होप। पहले मैं कहा गया है ये पैरामैग्नेटिक की बात की गई है। पैरामैग्नेटिक वे मटेरियल होते हैं कि इनमें जो भी अणु संरचना होती है। पहले तो आप एक चीज़ समझिएगा, इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यहाँ पे पहले उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा कि कोई भी जब आपका चुंबक बनता है, कोई भी मटेरियल जो चुंबक होता है वो क्यों होता है, उसकी कारण क्या है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई जो भी चुंबक बनता है उसके लिए उसके जो अणु होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, कुछ इस तरीके से, या तो वो एक डायरेक्शन में होंगे इस तरफ की ओर या फिर वो पीछे की ओर भी हो सकते हैं। तो उन सभी का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है और ये डायरेक्शन किसके लिए होता है, उनके अणुओं के बीच। तब इस पदार्थ को हम चुंबक कहते हैं, कुछ इस तरीके से। अगर जो भी हमारा पदार्थ चुंबक नहीं है और उसमें ऐसी
संभावना है कि जैसे वो चुंबक बन सकता है। जैसे लोहा होता है ना, तो वो क्या होता है कि उसकी अंदर संभावना होती है कि उसको चुंबक बनाया जा सकता है, पर वो चुंबक पहले नहीं होता है, उसको हम बाद में बनाते हैं। तो पहले क्यों नहीं होता है? पहले इसलिए नहीं होता क्योंकि जो उसके अणु होते हैं वो एक बंद आकृति में होते हैं। किसी भी प्रकार की बंद आकृति हो सकती है, ऐसे गोलाकार भी बंद आकृति हो सकती है, इस तरीके से आप देख रहे हैं, या फिर इस तरीके से एक ऐसी आकृति भी हो सकती है, ये वाली आकृति भी हो सकती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये लोहे की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो चुंबक बन सकता है, पर वो अभी फिलहाल चुंबक नहीं है, उसको हम बना सकते हैं। कब बना सकते हैं? जो यहाँ पे तीनों आप एक किसी बंद आकृति में देख रहे हैं, अगर हम इन सभी को खोल दें, अगर इन सभी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से बना दें, तो ये पदार्थ जो बन के तैयार होगा इस तरफ जो वाला, इसके अंदर जो इस तरीके के अणु पाए जाएंगे, तो उसको कहा जाता है, उसको हम मैग्नेट कहते हैं, उसको चुंबक कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट चुंबक का है, आपके टॉपिक में बेसिक इलेक्ट्रिकल में बहुत अच्छे से टॉपिक है। मैं अभी सिर्फ आपको इतना कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जब इसकी क्लास लूँगा तो वहाँ पे बहुत अच्छे से डीपली डिस्कस करूँगा, साथ ही पीडीएफ कोर्स में भी इसको बहुत अच्छे से जो है आपको बना के दूंगा। तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन के आंसर को समझने का प्रयास करेंगे। तो अब आप समझ पाएंगे, ये एरो जो साइन दिखा रहे हैं ना आपको, ये इसके मतलब ये है कि ये उनकी अणुओं की स्थिति को बताया गया है। तो सबसे पहले जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, यानी कि जो अचुंबकीय मटेरियल होते हैं, वो कुछ इस तरीके के उनके अंदर अणु पाए जाते हैं। ना तो उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, चाहे वो किसी भी दिशा में हो सकते हैं। यहाँ पे कोई अणु ऊपर की ओर है, कोई नीचे की ओर है, कुछ पीछे की ओर है, कुछ नीचे की ओर है, तो इनका कुछ इस तरीके का डायरेक्शन होता है। अगर हम फेरोमैग्नेटिक की बात करें, फेरोमैग्नेटिक जो होते हैं उनको लौह चुंबकीय कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो भी इनके अणु होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं और इनका सेम मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि समान परिमाण होगा और साथ ही साथ इसका जो है सेम मैग्नीट्यूड के साथ साथ सेम डायरेक्शन भी होगी, तो उसको फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो फेरोमैग्नेटिक होगा। इसके अलावा जो एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं उनमें क्या होता है कि इनमें जो है परिमाण तो समान होता है, यानी कि इनकी जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड होगा, सॉरी, जो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो समान होगा, पर इनकी एक अणु की डायरेक्शन सीधी हो सकती है और एक अणु की डायरेक्शन उल्टी भी हो सकती है, या एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन वाले अणु होते हैं कुछ इस तरीके से। और अगर हम फेरी मैग्नेटिक की बात करें, जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनमें क्या होता है कि कुछ अणु जो होते हैं उनका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है और कुछ का बहुत कम होता है मैग्नीट्यूड, लेकिन क्या होगा कि वो दोनों जो होंगे वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होंगे कुछ इस तरीके से, इसको हम फेरी मैग्नेटिक कहते हैं। तो यहाँ पे अभी जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा क्वेश्चन में? फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ऐसा पदार्थ जिसमें अगर हम बाहर से कोई चुंबक प्रयुक्त नहीं कर रहे हैं, उसको चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रख रहे हैं, फिर भी उसके अंदर जो भी उसका मोमेंट है वो एक सेम डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड में है, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उसको फेरी मैग्नेटिक कहते हैं, उसको कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 10111012 टू डेसिमल। एक आपको बाइनरी नंबर दिया है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया गया था कुछ इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, और इसको हम क्या करना है, बाइनरी जो नंबर है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। मैंने ये क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ और आपको हर बार बताता हूँ कि एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से आना, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, यानी कि उसकी पॉसिबिलिटी है कि 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा नंबर कन्वर्जन से रिलेटेड। और मैं आपको इसकी क्लास ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं क्लास। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस यहाँ पर राइट से चलेंगे, यहाँ पर सीध इस तरफ देखेंगे हम, जो हमारा लेफ्ट वाला जो पार्ट है, सबसे लेफ्ट वाले डिजिट को देखते हैं। जो सबसे लेफ्ट में डिजिट है वो कौन सा है? यहाँ पे 1 है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम 1 को लिखेंगे और इस 1 के बाद कितने नंबर बचे हुए हैं, कितने नंबर आप काउंट करेंगे तो ये टोटल 5 नंबर बचे हुए हैं। तो जो 5 संख्या आई है ना, उसको हम 2 की पावर 5 बना देते हैं कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट डिजिट कौन सा है? 0 है, तो 0 को लेंगे। उसके बाद आप 0 के बाद कितने अंक बचे हुए हैं? तो 0 के बाद कितने अंक बचे हुए हैं? 4 बचे हुए हैं। तो जो 4 ये संख्या आई है ना, इसी को हम 2 की पावर 4 बना देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 की पावर मैंने 4 कर दिया है। इसके बाद आप नेक्स्ट वाले को देखेंगे, तो नेक्स्ट वाला आपका कौन सा अंक बचता है? ये 0 के बाद आपका नेक्स्ट आता है 1, और 1 के बाद आपके कितने आते हैं? 3 आते हैं। तो इस तरीके से सभी को हम इसी फॉर्मेट में इसको इस तरीके से लिख लेंगे, और उसके बाद जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो यहाँ पे जो आएगा वो 32 आ जाएगा। ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 बन गया, ये वाला आपका यहाँ पे कैलकुलेट हुआ तो ये 8 बन गया, ये यहाँ पे कैलकुलेट हुआ तो 4 बन गया, ये 0 हुआ तो 0 बन गया।
और उसके बाद यहाँ पे 0 है, ठीक है। उसके बाद ये 1 इंटू 2 की पावर 0 है। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और उसको 0 लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी संख्या की पावर अगर आप 0 करते हैं ना तो वो 1 आता है हमेशा। ये आपने मैथ में सीखा होगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर कोई भी संख्या में 0 के पावर है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, पर 0 की पावर यहाँ पे है, यानी कि 2 के पावर में यहाँ पे 0 है, तो हम क्या करेंगे उसको 1 होता है वो, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। और फिर आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये नॉर्मली जो आंसर आएगा वो 45 इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आया वो बी ऑप्शन 45 इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से अभी हमने इसके पार्ट फर्स्ट को डिस्कस किया, जिसमें हमने आज इसके जो क्वेश्चन है वो लगभग 26 तक क्वेश्चन को कंप्लीट किया। और आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस जो भी क्वेश्चन होगा उसको फिर से सॉल्यूशन करके बताऊंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं डेली आपको कोशिश करूँगा कि इसका प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन कराऊँ। और जितने भी पेपर हुए हैं आपके इसरो, इसके बाद फिर मैं DMRC को उठाऊँगा, फिर उसके बाद और बाकी जितने NPCL जो भी है, मेट्रो है, रेलवे है, या जितने भी एग्ज़ाम है उन सभी के मैं प्रीवियस ईयर पेपर करवा दूंगा, जिसकी वजह से आपको समझ आएगा किस तरीके के पेपर से आपको सॉल्व करना है, कैसे आपके पैटर्न रहने वाले हैं, और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो पाएगी। और इसके अलावा मैंने आपके लिए टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए हैंड रिटन अपने खुद से ही इसको PDF कोर्स को बनाया है। और ये नोट्स हैं, मेरे द्वारा खुद लिखे हुए नोट्स हैं, और ये कंप्लीट थ्योरी है। एक एक चीज़ आपको इसमें मिलेगी बहुत अच्छे से, आप बहुत आसान भाषा में इस चीज़ों को समझ पाएंगे। और इसके लिए आपको इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। मैंने सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया है, सारे पेपर्स को एनालाइज़ किया है, उसके आधार पर मैंने MCQ क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है। और ये क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेंगे, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे। जैसे आपके पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं ना, मैथ जो भी आपको सॉल्व करने होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको इस PDF कोर्स में मिलेंगे। कैसे आपको ज्वाइन करना है इसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर सिंपली मैसेज करना है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा कि कैसे आप इसकी जो भी हमारे PDF कोर्स हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।